गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए ये आपका पार्ट सेकंड है, इसका पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड हो चुका था। तो देखिए आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम है उसमें जो आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो देखिए हमने पॉलीमर के चैप्टर में इसमें पढ़ रखा है कि आपकी नेचुरल जो रबड़ होती है वो क्या होती है। तो देखिए आपकी जो नेचुरल रबड़ होती है ये एक प्रकार से आपकी क्या होती है, नेचुरल पॉलीमर होती है, ठीक है। यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको प्राकृतिक बहुलक बोला जाता है, ठीक है। यानी नेचुरल पॉलीमर इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें एक प्रकार से आपका लोचदार गुण पाया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसमें एक प्रकार से लोचदार गुण पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट आने चाहिए, पॉलीमर वाले चैप्टर में मैंने ये सारा बताया है आप लोगों को। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। यानी जो आपका नेचुरल रबड़ होता है ये एक प्रकार से आपका प्राकृतिक बहुलक होता है और इसमें लोचदार का गुण पाया जाता है, ठीक है। आपका प्राकृतिक रबड़ कभी भी कृत्रिम रबड़ नहीं हो सकता या कृत्रिम बहुलक नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बहुलक नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल ही गलत है। और लोचदार जब उसमें गुण नहीं होगा, इलास्टिसिटी का गुण उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तब तक वो आपकी नेचुरल रबड़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है जो आपका प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी प्राकृतिक रबड़ है वो सबसे ज्यादा आपकी मलेशिया में पाई जाती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में और आपकी इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आपकी रबड़ प्रेजेंट होती है। ये एक प्रकार से रबड़ उत्पादक देश होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल को हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या होता है, ठीक है। आपका देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। आपको मैंने ये सारे फॉर्मूले पहले कंप्लीट कराए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब एथिलीन ग्लाइकॉल ये क्या करता है, ये एक प्रकार से पानी के हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। पानी के हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है। और पानी का क्या हो जाता है, जिससे आपका जो पानी का क्वथनांक है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। पानी के हिमांक को एथिलीन ग्लाइकॉल कभी भी कम नहीं करता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। और इसका यूज एक प्रकार से रेफ्रिजरेटर में नहीं किया जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में आपका CO2 का यूज किया जाता है, लाइक आपके HFC का यूज किया जाता है, लाइक आपकी जो लिक्विड अमोनिया होती है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर हो गया सही, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये पानी के हिमांक को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। और जिससे इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, समुद्री जल के नीले होने का कारण क्या है। आपको बताना है समुद्री जो जल होता है वो नीला क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका समुद्री जल में अशुद्ध वस्तुओं द्वारा नीले रंग की रोशनी का अपवर्तन। नेक्स्ट है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। देखिए तीसरा है पानी द्वारा लाल रंग का अपवर्तन। नेक्स्ट है आपका समुद्री पानी में संपूर्ण आंतरिक पराग, ठीक है। तो देखिए आपका जो समुद्री जल है उसका कारण क्या है ब्लू होने का। तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो आपका ब्लू प्रकाश होता है, ब्लू प्रकाश जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। सॉरी ब्लू इस तरीके से ब्लू जो होती है इसकी जो वेवलेंथ यानी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है, कम होती है। लेकिन जो रेड होती है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। लेकिन क्या होता है जो आपका मतलब ब्लू कलर होता है इसकी क्या होती है, ब्लू कलर की आपकी जो प्रकीर्णन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जो आपकी ब्लू कलर की जो प्रकीर्णन क्षमता है वो कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। यानी ये क्या करता है, तो देखिए जो मतलब आपका ब्लू कलर होता है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो आपका समुद्र का जल है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। आसमान भी ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्योंकि क्या होता है
आपका जो ब्लू कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाता है सही, ठीक है। पानी द्वारा जब रोशनी का छितराव होगा जिसके फलस्वरूप आपका जो समुद्र का जल है वो ब्लू कलर का दिखाई देगा, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पीने का पीएच मान। आपका मतलब जो सार्वजनिक आपूर्ति हेतु जो पानी होता है उसका आपको पीएच मान की वैल्यू को बताना है, ठीक है। आपने मोस्टली प्योर जल को पढ़ा होगा, ठीक है, पता होगा, मैंने बताया था आपको जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच मान कितना होता है, उसका पीएच मान आपका होता है 7, ठीक है। ये आपके किस कंडीशन में होता है, किस नेचर में होता है, उदासीन नेचर में होता है आपका जो पीने का पानी होता है, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का पीएच मान। तो देखिए कितना होता है 6.5 से लेके 8.5 तक, ठीक है, ये इसका पीएच मान होता है, ठीक है। और ये किस नेचर में होता है, ये एक प्रकार से आपका देखिए 7 से कम भी है और 7 से ज्यादा भी है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका किस नेचर में हो गया, उदासीन नेचर में हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे आपका इस तरीके से पीएच स्केल था और यदि आपका पीएच मान 0 हुआ, यहाँ पर 7 हुआ, ठीक है, यहाँ पर 14 हुआ। खोज देखिए इसकी काफी बार पूछते हैं, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमको पीएच स्केल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि यदि किसी एसिड का पीएच मान 7 से कम है तो वो नेचर उसका कैसा है, एसिडिक है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति का है। और यदि 7 से 14 के बीच है तो वो किस नेचर में है आपका बताइए, बेसिक नेचर में है, ठीक है। और यदि 7 ही है तो वो किस नेचर में है, उदासीन नेचर में है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है पानी के घरेलू हेतु आर्सेनिक जो आपका होता है, आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमत मात्रा को आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो घरेलू जो पानी होता है उसमें अनेक प्रकार से जो मतलब प्रदूषण रहित पानी होता है उसमें अनेक प्रकार से चीजें पाई जाती हैं, आपके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका क्रोमियम हुआ, ठीक है, आपका बेरियम हुआ, लाइक आपका कैडमियम हुआ, लाइक आपका लेड हुआ। ये एक प्रकार से आपका प्रदूषण रहित पानी होता है, ठीक है। कारखानों से जो भी पानी निकलता है वो एक प्रकार से प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें कैडमियम एलिमेंट प्रेजेंट होगा जो बहुत ही खतरनाक है, आपका लेड प्रेजेंट होता है, क्रोमियम होता है और बेरियम होता है और आपका आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो आपको इसका अनुपात मात्रा को बताना है, आपकी आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है, आर्सेनिक की मात्रा आपकी होती है 0.050 ppm, ठीक है। तो आर्सेनिक की मात्रा कितनी होती है 0.050 ppm आर्सेनिक की मात्रा होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के तापमान पर ऐसी कौन सी अधातु है जो आपके लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। मैंने आपको देखिए बताया था कौन सी आपकी अधातु है वो एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन है हमारा फास्फोरस, नेक्स्ट है क्लोरीन, ब्रोमीन और हीलियम, ठीक है। तो देखिए जो आपकी ब्रोमीन गैस होती है ये एक प्रकार से कैसी होती है, लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, ठीक है। किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में पाई जाती है और ये एक प्रकार से आपकी क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है। नॉन मेटल्स मतलब अधातु है, इसमें अधातु का गुण प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए जो आपकी ब्रोमीन होती है ये एक प्रकार से कैसे कलर की होती है, गहरे लाल कलर की होती है, ठीक है। रेड कलर की आपकी ब्रोमीन गैस होती है। तो जब इसको हीट किया जाता है तो एक प्रकार से दुर्गंधशील पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। दुर्गंधशील स्मेल आती है जिसको ही ब्रोमीन कहा जाता है, ठीक है। ब्रोमीन आपकी रेड कलर की होती है, गाढ़ी सब्सटेंस होती है। जब आप इसको हीट करोगे तो जिससे आपकी तीक्ष्ण गंध वाली ब्रोमीन गैस प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ब्रोमीन आंसर बिल्कुल सही होता है। जो फॉस्फोरस होता है वो आपको पता होगा, इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और आपका पता होगा आपको जैसे रेड फास्फोरस हुआ, व्हाइट फास्फोरस हुआ, जिसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं, रेड फास्फोरस आपकी जो माचिस होती है, माचिस की डिब्बी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेड फास्फोरस। और जो व्हाइट फास्फोरस है उसको कब्रिस्तान की आग बोला जाता है, ठीक है। क्लोरीन का यूज कहाँ किया जाता है, एक प्रकार से पानी के प्योरीफाई में किया जाता है, ठीक है। पानी की शुद्धता में किसका यूज किया जाता है, आपकी क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। और आपके बैलून्स में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, बैलून्स में आपकी हीलियम गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो गोताखोर भी होते हैं वो भी हीलियम का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं, ठीक है।
है। तो ये सभी आपके फैक्ट थे, तो इसलिए इसका ब्रोमीन आंसर हुआ बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है। ठीक है, आपको बताना है कि आपका जो पीने का पानी होता है जिसे आप आसानी से माप नहीं सकते। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा दूषणकारी तत्व से मुक्त, नेक्स्ट है आपके खनिज पदार्थों से युक्त, नेक्स्ट है आपका एसिडिक पीएच और आपका लास्ट है स्वादिष्ट। ठीक है, तो देखिए जो आपका जैसे कोई भी वाटर है, आप उसमें उसका जो भी मतलब जो भी एक प्रकार से सब्सटेंस होता है, जो भी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होते हैं, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी आपके दूषणकारी सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसको खनिज पदार्थों से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आपका एसिडिक पीएच मान तो आप उसको आसानी से ही निकाल लेंगे। जैसे पीने का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, किस नेचर में होता है, उदासीन नेचर में होता है। लेकिन आप उसकी जो स्वादिष्ट है, उसका जो टेस्ट है, उसको टेस्ट वाइज उसका मतलब उसके द्वारा आप उसका मापदंड नहीं कर सकते किसका, टेस्ट का। क्योंकि पानी का भी टेस्ट होता है, कभी पानी खारा होता है, कभी आपका पानी मीठा होता है। ठीक है, तो इसका एक प्रकार से मापदंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसलिए आपका जो स्वादिष्ट है इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीने के पानी में आपको फ्लोराइड की मात्रा को बताना है। ठीक है, जो आपका पीने का पानी है उसमें आपका फ्लोराइड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लोराइड आपका प्रेजेंट होता है, और भी कई एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका निकेल हुआ, ठीक है, आपका टिन हुआ, लाइक आपका Hg हुआ, ये सभी आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रदूषण रहित पानी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से प्रदूषण रहित जल में प्रेजेंट होते हैं। आपका फ्लोराइड हुआ, ये भी एक प्रकार से किस में प्रेजेंट होता है, आपके प्रदूषण रहित जल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो 0.7 ppm आपकी फ्लोराइड की मात्रा होती है, और ये जो पानी है वो जिससे आपका कैसा हो जाता है, प्रदूषण रहित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसकी मात्रा कितनी होती है, 0.7 ppm होती है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि खाना बनाते समय निम्न में से कौन सा विटामिन अत्यधिक तापमान के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जब आप सब्जी को धोते हैं जिससे आपका जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है, या आप उसको ओवर हीट कर देते हैं जिससे आपका जो विटामिन है वो नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा विटामिन ए, नेक्स्ट है विटामिन बी, नेक्स्ट है आपका विटामिन सी, नेक्स्ट है आपका विटामिन के। ठीक है, तो देखिए आपका जो विटामिन सी होता है खाना बनाते समय ये क्या होता है, अधिक मतलब टेम्परेचर के कारण ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए कभी भी कोई भी वेजिटेबल्स को ओवर हीट नहीं किया जा सकता है, उसको आप शैलो फ्राई कीजिए जिससे आपका जो विटामिन सी है वो नष्ट नहीं होगा। ठीक है, आपका जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, आपको पता होगा एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, तो आपका जो विटामिन सी है इसकी कमी से कौन सी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, स्कर्वी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो आपका जो विटामिन सी है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपके खट्टे फलों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, खट्टे फल आपके हुए, अंगूर हुआ, संतरा हुआ, ठीक है, और आपका आंवला हुआ, इन सभी में आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आपका आंवला, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है, और भी देख लीजिए विटामिन ई जिसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, रतौंधी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, रतौंधी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अंतर्गत ग्रीन वेजीज इसका प्रमुख स्रोत होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स को आप अपनी फूड में इंक्लूड कीजिए जिससे आपको जो रतौंधी है वो डिसीज आपको नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए आपका जो विटामिन बी है इसकी कमी से बेरी डिसीज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बेरी, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थाइमीन होता है। ठीक है, विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3 हुआ, B4, B5, ठीक है, इस तरीके से। और जो विटामिन के है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये रुधिर के थक्का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका विटामिन के, तो इसलिए आपका विटामिन सी आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको देखिए कोई भी आंसर आते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कोई का भी आंसर जानते हैं किसी भी क्वेश्चंस का,
ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी की डेंसिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए जो मतलब पानी का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसी होती है, अधिक होती है, जिससे जो आपका पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि मतलब बर्फ का घनत्व अधिक होता है या पानी का घनत्व अधिक होता है। ठीक है, तो देखिए जो आपका बर्फ होती है इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व आपका कैसा होता है, कम होता है, लेकिन पानी का घनत्व आपका अधिक होता है। इसलिए जो कम घनत्व वाले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर तैरते हैं। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो देखिए जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरते हैं। ठीक है, और देखिए और क्या होता है, और जो मतलब कैसे हैं उनकी डेंसिटी अधिक है तो वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, हल्के होने के कारण जो आपकी बर्फ है वो ऊपर ऊपर तैरती है। ठीक है, और देखिए जिनका मतलब डेंसिटी लेवल अधिक है वो एक प्रकार से नीचे बैठते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका 4 डिग्री सेल्सियस आंसर हुआ बिल्कुल सही। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए आपका 11वां क्वेश्चन है, आपको बताना है दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जो कण होते हैं, कणों को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन हुआ ऑस्मोसिस, नेक्स्ट है आपका रिवर ऑस्मोसिस, नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन यानी विसरण, और डी है आपका फ्यूजन। ठीक है, तो देखिए दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ के कणों को जब आप स्वतः आपस में मिश्रित करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब विसरण बोला जाता है। ठीक है, विसरण के द्वारा आप कोई भी पदार्थ ले लें, वो कैसे हों, आपके विभिन्न प्रकार के हों, सेम नहीं हो, अलग अलग प्रकार के हों। जब आप उसको कंबाइंड करते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक प्रोसेस का निर्माण होता है जिसको विसरण कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हुआ सही आपका डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 12वां क्वेश्चन है, आपको बताना है ठोस के संबंध में। ठीक है, आपको बताना है ठोस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो आपका देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड देखिए आपका क्या होता है, सॉलिड वे पदार्थ होते हैं, ठोस वे पदार्थ होते हैं। देखिए जिनका क्या होता है, जिनका आकार व आयतन कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, आकार व आयतन कैसा होता है, समान होता है। जैसे आप ईंट ले लो, इसका आकार व आयतन कैसा होगा, आपका समान होगा। ठीक है, आप बक्सा ले लो, इसका आकार तथा आयतन कैसा होगा, समान होगा। ठीक है, और देखिए जो ठोस होते हैं उनका जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, एक प्रकार से प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। आपने पढ़ा होगा। देखिए जैसे हम कोई भी ईंटों को लें, ठीक है, आप कोई भी ठोस पदार्थ लें और देखिए जब आप इस एक प्रकार से उनको रखें, ठीक है, इस तरीके से अरेंज करें, तो इनके भी जो आपका अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो एक प्रकार से किस फॉर्म में लगता है, लघु फॉर्म में लगता है। ठीक है, किस तरीके से लगेगा, आपका बहुत ही कम मात्रा में लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपके सॉलिड होते हैं उनका क्या होता है, उनका आकार तथा उनकी जो मात्रा होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, उनका आकार भी निश्चित और उनकी जो मात्रा है या उनका आयतन वो भी निश्चित। ठीक है, लेकिन जो गैसेस होती हैं उनका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और देखिए इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही, सॉलिड। और सॉलिड में जो अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो कैसा होता है, आपका स्ट्रांग होता है। ठीक है, प्रबल होता है, और जो उसकी दूरियां होती हैं वो कैसी होती है, लघु होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन को बताना है आपको। और देखिए कल मैंने बताया भी था आपको ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस क्या होती है, सब्लिमेशन। ठीक है, आपको बताते हैं। देखिए आपका जो प्रत्येक मटेरियल है, आपका प्रत्येक जो पदार्थ है वो सबसे पहले जब आप उसको हीट करोगे तो सबसे पहले आपका किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और फिर आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। लेकिन जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है वो हमको ये बताती है कि आपका कोई भी पदार्थ है, आपका कोई भी सब्सटेंस है, वो ठोस से सीधे गैसीय स्टेज में
चेंज होता है, ठीक है, उस स्टेप को या उस प्रोसेस को ही ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? किसी पदार्थ को सीधे ठोस पदार्थ से गैसीय चरण में बदलने का जो गुण होता है उस गुण को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कपूर, ठीक है, कपूर आपका किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये आपके व्हाइट कलर का होता है, इसकी स्ट्रक्चर प्रकार से मोम के समान होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा चिकना होता है, ग्रीसी होता है, ठीक है। और ये इसकी जो गंध है, जब इसको आप हीट करोगे तो एक प्रकार से तीखी गंध आती है, ठीक है। तो ये ना तो सबसे पहले लिक्विड में होता है चेंज, लिक्विड में चेंज नहीं होता है, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपका चेंज हो जाता है किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो कपूर सही हुआ। कपूर में आपकी ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस पाई जाती है जब आप इसको हीट करोगे, जिससे इसकी तीखी गंध आपको प्राप्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 14वां क्वेश्चन है, आपको बताना है, देखिए आपको बताना है कि आपका जो एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल है, एसीटोन आपका क्या होता है? एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ठीक है। एसीटोन का यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है? नेल पेंट रिमूवल में किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको आगे पढ़ाया था नेल पेंट रिमूवल में किसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेल पेंट रिमूवल में आपका यूज किया जाता है किसका? एसीटोन का यूज किया जाता है नेल पेंट को हटाने में, ठीक है। आप यूज करते होंगे जो थिनर होता है उसमें एसीटोन का यूज किया जाता है, ठीक है। एसीटोन का यूज एक प्रकार से बेहोशी के रूप में या नशे के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। और आपका जो मिथाइल अल्कोहल होता है, आपने पढ़ा होगा, मिथाइल अल्कोहल को अंधी शराब बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक शराब होती है जिससे मनुष्य की डेथ हो जाती है, ठीक है। और देखिए जिससे आपका लिवर भी है वो भी डैमेज हो जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CH3OH, ये आपका होता है मिथाइल अल्कोहल। अगर C2H5OH है तो ये इसको कहेंगे एथिल अल्कोहल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वुड स्पिरिट, ठीक है। इसको बल्लियों पर प्राप्त किया जाता है इसलिए इसको वुड स्पिरिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे कि एसीटोन तथा मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को जब आप अलग करेंगे तो वो किस तकनीकी के द्वारा करेंगे, ठीक है। तो आपकी एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं आंशिक आसवन विधि, ठीक है। आंशिक आसवन विधि के थ्रू आप आसानी से एसीटोन तथा मिथाइल अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो सी है वो आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि दूध की जो आपकी घनत्व होते हैं, डेंसिटी को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है या किस उपकरण का यूज किया जाता है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका लैक्टोमीटर होता है जिसकी सहायता से आपके दूध की शुद्धता को मापा जाता है, ठीक है। जो आपका एक क्वेश्चन आता है कि लैक्टो जो मीटर है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो एक सिद्धांत होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से लैक्टोमीटर से संबंधित होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत एक प्रकार से लैक्टोमीटर से होता है रिलेटेड, उसी पर बेस होता है। तो दूध की शुद्धता को आप लैक्टोमीटर के थ्रू आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात भार के अनुसार होते हैं, ठीक है। आपका हाइड्रोजन क्या होता है, हमें बताया था। हाइड्रोजन देखिए आपका क्या होता है, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसको भविष्य की धातु बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन को। और जो ऑक्सीजन है उसका सैंपल होता है ये O2, ठीक है। ये ऑक्सीजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो आपको इसके भार का अनुपात बताना है, ठीक है। इसका वेट कितना होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है, 8 होता है। तो इसलिए आपका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है 1.8, ठीक है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रेशियो आपका कितना होता है? 1.8 होता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। देखिए सारे क्वेश्चन आपके ये मतलब पूछे गए हैं पेपर में, तो इसलिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो देखिए जो पानी का घनत्व है वो आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो देखिए आपका जो पानी की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है किस फॉर्म में, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपकी जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कैसी होती है, सबसे अधिक होती है। और गलनांक आपका किस डिग्री पर सबसे अधिक होता है, गलनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, पानी का घनत्व कब अधिक होता है, आपके 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, यानी जिसको आप जलाएं वो हाल तुरंत जल जाए। ऑप्शन है हमारा मोबिल ऑयल, नेक्स्ट है पारा, फिर आपका है पेट्रोल, मिट्टी का तेल। ठीक है, तो देखिए जो आपका पेट्रोल होता है ये एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, कैसा होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, क्योंकि क्या होता है जो आपका पेट्रोल होता है इसमें कार्बन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, जिससे ये तुरंत ही ज्यादा जलने लगता है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ होता है। जबकि जो आपका पारा हुआ, लाइक आपका मोबिल ऑयल हुआ और मिट्टी का तेल हुआ, ये भी एक प्रकार से होते हैं ज्वलनशील पदार्थ, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बन ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है, मिट्टी के तेल में ज्यादा कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो आपका पेट्रोल होता है, ये क्वेश्चन आता है पेट्रोल की जो गुणवत्ता है वो किसके थ्रू मापी जाती है। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन नंबर के थ्रू मापा जाता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर के थ्रू जो आपका पेट्रोल है उसकी गुणवत्ता को मापा जाता है। ठीक है, और देखिए जो आपका पारा होता है Hg, ये एक प्रकार से किस कंडीशन में होता है, ये रूम टेम्परेचर पर किस कंडीशन में होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक है, लिक्विड स्टेज में होता है, लेकिन ये आपकी क्या है, एक प्रकार से मेटल है। और मैंने अभी आपको आगे क्वेश्चन कराया था कि निम्न में से कौन सी नॉन मेटल यानी अधातु तरल अवस्था में रहती है, उसका आंसर था ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन आपकी क्या है, नॉन मेटल से। अगर मेटल्स पूछे तो Hg यानी मरकरी। और इसका एक महत्वपूर्ण अयस्क होता है जिसका नाम होता है सिनेबार। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सिनेबार किसका अयस्क है, आपके Hg का अयस्क है, यानी HgS। तो इसलिए इसका पेट्रोल आंसर होता है बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है बाष्पीकरण की प्रक्रिया जब होती है उसमें आपको फैक्ट बताने हैं किस तरीके से बाष्पीकरण की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो बाष्पीकरण की प्रोसेस में क्या होता है, जब आपकी बाष्पीकरण की प्रोसेस होती है उसमें देखिए क्या होता है, उसमें जो आपका द्रव है वो चेंज हो जाता है किस फॉर्म में, गैस स्टेज में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जो बदलने की प्रोसेस होती है उसको ही बाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। ठीक है, द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाना ही आपका क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आपका जो तरल पदार्थ है उसकी तुलना में ठोस पदार्थों का जो मतलब एक प्रकार से क्या होता है, व्यवस्थापन या अरेंजमेंट किस तरीके से होता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, एक आपका होता है सॉलिड और एक आपका होता है लिक्विड और एक आपका होता है गैस। ठीक है, तो आपका जो सॉलिड होता है इसका आकार व आयतन समान होता है। ठीक है, और जो आपका लिक्विड होता है इसका एक प्रकार से जो आकार है वो समान नहीं होता है। अतः आप जैसे लिक्विड को कोई भी बर्तन में रखोगे तो वो किसी भी बर्तन का आकार या शेप ले लेगा। ठीक है, और गैसेस का ना तो कोई आकार होता है और ना ही कोई इसका आयतन होता है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो सॉलिड में कैसा होता है, आपका ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से सभी जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, जबकि लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से दूर पर होते हैं। ठीक है, और लेकिन जो गैसेस होते हैं इसमें आपके बहुत ज्यादा ही दूर होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो देखिए जिससे आपका कौन सा आंसर हुआ सही, यानी जो आपके तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में जो परमाणुओं का व्यवस्थापन होता है वो बहुत ही बारीकी से बंधे हुए होते हैं। ठीक है,
आपको मैंने बताया था कि जो आपके ठोस होते हैं वो एक प्रकार से बहुत ही बारीकी सी मतलब अच्छी बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड का सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो अणु होते हैं, इनके जो परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए ये बहुत बारीकी से ज्वाइंट होते हैं। इनके बीच अंतर आणविक आकर्षण बल आपका कैसा लगता है, स्ट्रॉन्ग लगता है, ठीक है। इसलिए जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही बारीकी से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा देखिए 21वां क्वेश्चन है, जब जल आपका जमता है, ठीक है, जब आपका जल जमता है तो घनत्व में क्या चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो देखिए जब आपका जल जमता है या 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका जल होता है वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिससे आपकी जो डेंसिटी है वो कैसी हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी घट जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ठंडे प्रदेशों में क्या हो जाता है, जो पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। वो इसीलिए फटते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, जब आपका कोई भी पाइपलाइन है, जब आप उसमें क्या हो, आपका जल उसमें जम जाए, एक प्रकार से जल आपका किस तरीके से चला जाए, बर्फ के फॉर्म में चला जाए, जिससे क्या होगा, आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, पाइप की घट जाएगी, ठीक है। और लेकिन जो उसका एक प्रकार से जल होगा वो कैसा हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन कि देखिए मोमबत्ती व घी के पिघलने से जो उसका घनत्व होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। डेंसिटी कैसी होती है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप जब मोम को पिघलाओ और या घी को पिघलाओ, जिससे उसका जो घनत्व है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इससे इसकी जो डेंसिटी है, आपका जो मोम तथा घी का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब जल जमता है तो घनत्व क्या होता है, घटता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही, ठीक है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, है, आपको बताना है कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है। आपका 1 लीटर पानी में आपको कैलोरी को बताना है, ठीक है। तो आपके 1 लीटर पानी में आपकी कोई भी कैलोरी प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। 1 लीटर में आपकी कोई भी कैलोरी प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 23वां क्वेश्चन है, आपको बताना है फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। आपकी जो फ़ारेनहाइट स्केल होती है, देखिए जिसमें टेम्परेचर आपका होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको बताना है फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका होता है पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर, या कभी कभी कितना होता है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस है ना, तो इसलिए देखिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है इसका मान, और इसमें कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम इसकी गलनांक की बात करें तो देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर पानी का क्वथनांक आपका कितना होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन हो जाता है सही, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग देखिए पहले थ्योरी पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आप क्वेश्चन को लगाएं तो आप आसानी से लगा सकें, ठीक है। तो इसलिए इसके 6 वीडियो, आपके 5 वीडियोस हैं केमिस्ट्री के, आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक कीजिए, या आप सर्च कर सकते हैं निक एजुकेशन के नाम से, तो आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 24वां क्वेश्चन है, हमको बताना है, देखिए क्या बताना है, जो आपका प्रोटियम होता है, देखिए ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको पहले कराए हैं, इनका थ्योरी पोर्शन आगे बिल्कुल कंप्लीट कराया था, तो आप लोग थ्योरी पोर्शन पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो आंसर को लगाने में, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है, आपका प्रोटियम हुआ, ड्यूटीरियम हुआ, ट्राइटियम हुआ, ठीक है, ये आपका क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स, ठीक है। ये देखिए इंग्लिश में भी आ जाते हैं, इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों को मिक्स करके पढ़ें, क्योंकि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपके क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स। देखिए जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है आइसोटॉप्स को
समस्थानिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, समस्थानिक। हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में भी पढ़िए। तो मैंने आपको बताया था समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक बे अणु या बे परमाणु होते हैं, बे एलिमेंट होते हैं। तो देखिए मतलब जिनमें क्या होता है, जिनमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। मैंने बताया था परमाणु क्रमांक आपका कैसा होता है, समान होता है, लेकिन जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है, असमान होता है, ठीक है। परमाणु भार कैसा होता है, असमान होता है। उनको ही क्या बोलते हैं, उनको ही आपका आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक बोला जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई एग्जाम्पल है आपने आपका एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए आगे 1H1, नेक्स्ट है आपका 1H2, नेक्स्ट है आपका 1H3, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको आपको बोलते हैं क्या, प्रोटियम, सॉरी दोबारा लिख दे रहे हैं, 1H1, 1H2, नेक्स्ट है आपका 1H3, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इनका जो परमाणु क्रमांक है या परमाणु भार है वो कैसा है, एक प्रकार से कैसा है, असमान है, ठीक है। और लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है, समान है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार से क्या हुए आपके, बताइए, आइसोटॉप्स हुए, ठीक है। आइसोटॉप्स हमको ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट है यदि उसका परमाणु क्रमांक समान तत्व का जब आपका परमाणु क्रमांक होगा तो उसको ही आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे हम कोई समान तत्व के परमाणु लें, जैसे हमने हाइड्रोजन है, इसमें कैसा है आपका, सेम है, ठीक है, एलिमेंट आपका सेम है और इसका परमाणु क्रमांक भी कैसा है, सेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो परमाणु भार है उसमें वेरिएशन है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आइसोटॉप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आइसोटॉप्स आंसर होता है सही, ठीक है। आपको आइसो बार के बारे में भी बता देते हैं, आपसे पूछ दिया जाएगा आइसो बार क्या होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको संभारिक, संभारिक बोलते हैं। संभारिक आपका क्या होता है, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के बे परमाणु जिसमें जो परमाणु क्रमांक होता है वो कैसा होता है आपका, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। कैसा होता है, उसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं या बोल सकते हैं कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इसका जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। परमाणु भार आपका समान होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वो एक प्रकार से भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। देखिए जैसे हमने लिया 17 क्लोरीन 35, ठीक है, 17 क्लोरीन, सॉरी एक मिनट, आप ये वाला एग्जाम्पल लीजिए, 18 आर्गन 40, ठीक है, 19 पोटेशियम 40, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 20 कैल्शियम 40, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जो आपका परमाणु भार है वो कैसा है, एक प्रकार से आपका सेम है, ठीक है। क्या है आपका, सेम है। आप लोग देख सकते हैं परमाणु भार सेम है लेकिन जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा है, भिन्न भिन्न है, ठीक है। कैसा है, एक प्रकार से भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आइसो बार बोला जाता है, ठीक है। आपका जो 1H1 था उसका नाम था प्रोटियम, मैंने बताया था, नेक्स्ट था ड्यूटीरियम और नेक्स्ट आपका ट्राइटियम। तो इसको आइसोटॉप्स कहा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सही आपका ए, आइसोटॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 25 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में भी थे, नेक्स्ट ये 25 क्वेश्चन आपके वीडियो सेकंड में हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आपको बताना है आपके जो हीरा तथा ग्रेफाइट हैं वो समान है, ठीक है। मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था कार्बन वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कार्बन के देखिए 4 अपर रूप थे, हीरा था, ग्रेफाइट था, ग्रेफीन थे, फुलरीन थे, ठीक है। तो आपका जो हीरा ग्रेफाइट है ये आपके क्या है, कार्बन के अपर रूप है, ठीक है, यानी एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के अपर रूप है हीरा तथा ग्रेफाइट। जो हीरा होता है ये आपका क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। विद्युत व ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ठीक है। और लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है ये आपका क्या होता है, ये विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो होता है ये एक प्रकार से क्या होता है, इसमें जो आपका परमाणु भार होता है, ठीक है, परमाणु भार एक प्रकार से कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। परमाणु भार, इसका जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है, सेम होता है। लेकिन आपकी जो डेंसिटी है या बोलो क्रिस्टल संरचना, विद्युत चालकता, इसमें सभी वेरिएशंस पाई जाती हैं। इसकी डेंसिटी कम होती है हीरे की, ग्रेफाइट की अधिक होती है, विद्युत चालकता कम होती है, उसकी अधिक होती है। क्रिस्टल संरचना में इसमें वेरिएशंस पाई जाती हैं, ठीक है। तो हीरा तथा जो आपका ग्रेफाइट होता है इसमें आपका जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, ठीक है। कैसा होता है, सेम होता है, इसलिए इसका परमाणु भार आंसर होता है बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने आपको बताया था कार्बन के 2 अपर रूप, 4 अपर रूप थे, ठीक है। फुलरीन था, फुलरीन से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
तो आप लोग पहले वीडियो देखिए जिससे आप आसानी से इसका आंसर लगा सकें। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल आपको नेक्स्ट कराएंगे, नेक्स्ट इसके बाद आपको इसके MCQ क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।